तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम जिस सफ़र पर निकलने वाले हैं ना, वो सच में बहुत खास है। हम बात कर रहे हैं नकुल देव ढीडी जी की, एक ऐसा नाम जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में एकदम गहराई से जुड़ा है। इस पूरी चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे बिल्कुल ज़मीनी स्तर से शुरू हुआ एक छोटा सा सामाजिक सुधार आगे चलकर एक इतने बड़े राजनीतिक और क्षेत्रीय आंदोलन में बदल गया। मतलब एक साधारण से इंसान ने कैसे पूरे क्षेत्र की दिशा ही बदल कर रख दी। यही सब हम आज डिकोड करने वाले हैं। चीजों को थोड़ा साफ रखने के लिए हम इस पूरी यात्रा को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत उनके जीवन और दर्शन से, फिर कैसे उन्होंने जागरूकता फैलाई, उनकी राजनीतिक यात्रा, अलग छत्तीसगढ़ की वो ऐतिहासिक मांग और आखिर में उनकी वो विरासत जो आज भी हमारे बीच है। बस एक रूपरेखा है ताकि हम ट्रैक पर रहें। तो चलिए सबसे पहले उनके शुरुआती सालों और सतनाम दर्शन पर नजर डालते हैं। अब देखिए, आगे की पूरी राजनीति समझने के लिए ना उनकी सोच को समझना बहुत जरूरी है। इस विचार पर जरा गौर करिए, सत्य को जानो, छानो, तब मानो। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा लॉजिकल और साइंटिफिक नजरिया है। डीडी जी ने गुरु घासीदास जी की इस शिक्षा को मानो अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। सिंपल सी बात है, जो हकीकत है, जो प्रमाण है, बस उसी पर यकीन करो। समाज में जो भी अंधविश्वास या रूढ़िवाद था ना, उसे खत्म करने के लिए उन्होंने कोई आक्रामकता नहीं, बल्कि प्यार, दया और क्षमा का रास्ता चुना। उनके लिए सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाना ही सबसे बड़ा काम था। अब यहाँ जो बात सच में हैरान करने वाली है वो ये है कि इतनी साधारण सी पृष्ठभूमि से आने के बावजूद 1914 में जन्म, सिर्फ प्राथमिक शिक्षा, और 1930 आते आते मतलब एकदम युवावस्था में ही वो जंगल बचाओ आंदोलन में कूद पड़े। इतनी कम उम्र में क्षेत्रीय आंदोलनों में उनकी ये जो एंट्री थी ना, वो बिल्कुल साफ बता रही थी कि आगे चलकर ये इंसान क्या कुछ करने वाला है। खैर, ये तो हुई शुरुआत। अब आते हैं उनके काम के विस्तार पर, यानी सामाजिक जागरूकता फैलाना और सतनाम मिशन को आगे बढ़ाना। पता है, किसी भी मिशन को चलाना बिल्कुल किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा होता है। लगातार एनर्जी चाहिए होती है। तो लोगों को जगाने के लिए उन्होंने राउटी यानी अवेयरनेस कैंप्स का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। बस्तर के चिरई पदर से लेकर कांकेर, राजनांदगांव, कवर्धा और बिलासपुर तक कुल 7 रावटियां। ये एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी थी। मकसद एकदम साफ था, समानता और सच्चाई का वो संदेश इलाके के कोने कोने तक पहुंचाना। और सिर्फ कैंप्स ही नहीं, अपने मिशन को एक पक्का संस्थागत रूप देने के लिए उन्होंने 2 बहुत ही पावरफुल सेंटर पॉइंट्स बनाए। पहला, 18 दिसंबर को गुरु घासीदास बाबा जयंती मनाना, जो 1936 में उनके अपने गांव भोरिंग से शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरे समाज ने इसे अपना लिया। और दूसरा था वो मशहूर 3 दिवसीय गिरौदपुरी मेला, जिसे उन्होंने 1961 में बहुत बड़े स्केल पर शुरू किया। ये दोनों चीजें ना आज भी इस पूरे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी पहचान है। सोचिए, इन रणनीतियों का असर कितना जबरदस्त रहा होगा। पूरा का पूरा समाज एक साथ आ गया। और इसी का नतीजा था कि 1970 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 18 दिसंबर को जयंती की छुट्टी मिलनी शुरू हो गई। बात यही नहीं रुकी। 1972 आते आते तो पूरे मध्य प्रदेश में इस दिन को पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया गया। ये उनकी सोशल स्ट्रैटेजी की एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो समाज को तो उन्होंने जोड़ लिया। अब देखते हैं कि कैसे ये सफर आगे बढ़ा और मतपेटी यानी राजनीति की तरफ मुड़ गया। यहाँ पे इस पूरी प्रोग्रेस को समझना काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सब रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच थी। पहला स्टेप, आजादी से पहले ही संगठन बनाना शुरू करना, जैसे 1937 में पथ प्रदर्शक महासभा और 1948 में अखिल भारतीय सतनामी महासभा। फिर दूसरा स्टेप आया 1951 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी एससीएफ की छत्तीसगढ़ इकाई बनाना, और आखिर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई, जिसके वो 1961 में अध्यक्ष बने। मतलब ये वंचितों के हकों की लड़ाई को एक प्रैक्टिकल और ऑर्गेनाइज रूप देने का तरीका था। और ये साफ दिख रहा था कि उनकी लीडरशिप का जादू लोगों पर चल रहा था। सिर्फ संगठन ही नहीं बने, उन्होंने सीधे चुनावों में भी एंट्री ली। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में उन्होंने एससीएफ की तरफ से हाथी चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ा, और फिर 1957 में आरपीआई के बैनर तले उसी निशान के साथ फिर से मैदान में उतरे। ये एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे जमीनी स्तर की उस सोशल पावर को उन्होंने फॉर्मल इलेक्शंस में बदल दिया। और अब हम उनकी राजनीतिक यात्रा के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, अलग छत्तीसगढ़ राज्य की मांग। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उनकी ये मांग सिर्फ लोकल लेवल तक सीमित नहीं थी, बिल्कुल नहीं,
1970 में बैंगलोर में हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का प्रस्ताव कामयाबी के साथ पास करवा लिया। जरा सोचिए, ये बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इसने छत्तीसगढ़ के इस मुद्दे को सीधा नेशनल स्टेज पर खड़ा कर दिया था। और फिर आता है ये साल 1972। इस पूरे क्षेत्र के इतिहास में ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने राज्य के आंदोलन को एक बिल्कुल ही नई दिशा और जबरदस्त एनर्जी दे दी। हुआ ये कि अक्टूबर 1972 में एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटी। अपनी मिट्टी की पहचान और अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए नकुल देव ढीडी अलग छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को लेकर जेल जाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले सपूत बने। राज्य बनाने की इस मांग के लिए उनका ये पर्सनल सैक्रिफाइस सच में उनके समर्पण को दिखाता है। अब इस शानदार सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, नकुल देव ढीडी जी की वो विरासत जिसका असर आज भी कायम है। देखिए, 16 अगस्त 1975 को उनका सफर पूरा हो गया, लेकिन जिन चीजों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया ना, वो उनके जाने के बाद भी मजबूती से खड़ी रहीं। 16 जून 1983 को बिलासपुर में यूनिवर्सिटी बनी, जो आज एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। गुरु घासीदास बाबा पर डॉक्टर हीरालाल शुक्ल की विस्तृत रिसर्च पब्लिश हुई। 1987 में गुरु घासीदास जी पर बाकायदा पोस्टल स्टैम्प जारी हुआ। और सबसे कमाल की बात, गिरौदपुरी में उस विशाल जैतखाम का निर्माण, जो ऐतिहासिक कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा है। ये सब उसी मजबूत नींव का नतीजा है जो उन्होंने दशकों पहले रखी थी। एक छोटे से गांव से शुरुआत, फिर एक बड़े समाज सुधारक, फिर चुनावों में उतरना और आखिर में एक अलग राज्य के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति बनना। ये पूरा का पूरा सफर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, कैसे जमीनी स्तर के ये छोटे छोटे सामाजिक आंदोलन और बस एक जागरूकता फैलाने की मुहिम आगे चलकर इतने बड़े और व्यापक राजनीतिक बदलाव की नींव रख देते हैं। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। इस ऐतिहासिक सफर को हमारे साथ इतनी गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।